तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक वेडनेसडे नाम की लड़की से, जिसके भाई को कुछ बदमाश बच्चे परेशान करते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उनसे इसका बदला लेती है और इसी चक्कर में वेडनेसडे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वेडनेसडे के माता पिता उसका एडमिशन एक नए स्कूल नेवरमोर एकेडमी में करवाते हैं। पर वेडनेसडे को ये स्कूल कुछ खास पसंद नहीं आता है। असल में वेडनेसडे के पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनकी मदद से वो कई बार फ्यूचर में होने वाली चीजों को देख पाती थी। खैर, अब नए स्कूल में वेडनेसडे की रूममेट बनती है इनिड, जिसके पास भेड़िया बनने की शक्ति थी। और ये सारा स्कूल कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इस स्कूल में हर बच्चे के पास अपनी अपनी शक्तियां थी। इसके बाद हम देखते हैं इनिड वेडनेसडे से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में दिन रात का फर्क था। जहाँ इनिड काफी खुश मिजाज और जिंदा दिल की लड़की थी, वहीं वेडनेसडे उसकी बिल्कुल उल्टा, ना ज्यादा बात करती थी और ना ही कभी खुश होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे की निगरानी के लिए उसके माता पिता पीछे से उन्हीं के घर के सदस्य, जिसका नाम थिंग था, उसे छोड़ देते हैं। और थिंग बिल्कुल किसी इंसानी हाथ की तरह ही दिखता था। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवरमोर स्कूल के पास ही एक जंगल में उस शहर के शेरिफ यानी पुलिस इंस्पेक्टर को एक लड़के की लाश मिलती है। जिसके बाद उसका सारा शक नेवरमोर स्कूल पर ही जाता है, क्योंकि उस शहर की हर उल्टी सीधी घटना कहीं ना कहीं उसी स्कूल से जुड़ी हुआ करती थी। उधर स्कूल में थॉर्नहिल नाम की एक टीचर वेडनेसडे से मिलने आती है और उसे एक फूल देती है और उसका स्कूल में वेलकम करती है। खैर, इसके बाद वेडनेसडे बारिश में कहीं जा रही होती है कि तभी ऊपर से उसके सिर पर पत्थर की एक मूर्ति गिरने ही वाली थी। लेकिन तभी जेवियर नाम का लड़का उसे बचा लेता है, जो कि असल में वेडनेसडे के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। पर इसी दौरान वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और होश में आने के बाद वेडनेसडे जेवियर का शुक्रिया अदा करती है। अब रात हो जाती है और वेडनेसडे अपने कमरे में बैठकर अपनी नोवेल पर काम कर रही होती है कि तभी उसे पता चलता है कि थिंग उसकी जासूसी कर रहा है। जिसके बाद वो थिंग को पकड़ लेती है और उसे धमका देती है कि अगर उसने वेडनेसडे की कई हर बात नहीं मानी तो वो उसे ड्रॉवर में बंद कर देगी। जिसके बाद थिंग को वेडनेसडे की बात माननी पड़ती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वेडनेसडे के स्कूल के प्रिंसिपल उसे सुधारने के लिए थेरेपी सेशन लेने के लिए भेजती हैं। लेकिन वेडनेसडे उस थेरेपिस्ट के घर से भागकर सीधा एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां वो टायलर नाम के एक लड़के से मिलती है, जो कि उसी रेस्टोरेंट में ही काम करता था। अब वेडनेसडे उस लड़के की अपने स्कूल से भागने में मदद मांगती है और बदले में वो उसकी खराब हो चुकी कॉफी मशीन को ठीक कर देती है। पर तभी वहाँ रेस्टोरेंट में कुछ लड़के आते हैं और वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उन सभी लड़कों को अकेले ही धूल चटा देती है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेडनेसडे लड़ने में भी माहिर थी। लेकिन तभी वहाँ टायलर के पिता उस शहर के शेरिफ आ जाते हैं और तुरंत वेडनेसडे को पहचान जाते हैं कि वो गोम्स की बेटी है। जिसके बाद वो वेडनेसडे को बताते हैं कि उसके पिता एक कातिल है, क्योंकि उन्होंने एक मासूम इंसान का कत्ल किया है। और ये बात सुनकर वेडनेसडे भी हैरान हो जाती है। खैर, तभी वहाँ वेडनेसडे की टीचर आ जाती है, जो कि उसे दोबारा स्कूल लेकर जाती है। अब रात में वेडनेसडे थिंग को टायलर के घर भेजती है, जो टायलर को वेडनेसडे को कॉल करने के लिए कहता है। जिसके बाद वेडनेसडे इनिट के लैपटॉप की मदद से टायलर से बात करती है और उसे बताती है कि उसके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, सब उसी में बिजी होंगे और उसी दिन वो लोग वहां से भाग जाएंगे। अब कुछ समय बाद उस फंक्शन का दिन आ जाता है और टायलर वेडनेसडे को लेने आता है। साथ ही साथ वो वेडनेसडे को एक पुलिस रिकॉर्ड की फाइल देता है, जिसमें वेडनेसडे के पिता गोम्स एडम्स की सारी कहानी लिखी हुई थी। फिर अब जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं कि तभी एक लड़का वेडनेसडे से टकराता है और तभी एकदम से वेडनेसडे को अपनी शक्तियों की मदद से ये पता चलता है कि कुछ ही देर में उस लड़के की मौत होने वाली है। इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो लड़का उल्टा वेडनेसडे पर ही हमला कर देता है। जिसके बाद वेडनेसडे किसी तरह खुद को उससे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है और उस लड़के, जिसका नाम रोवन था, उसको ही मार देता है। और इन सब के चलते वो वेडनेसडे का उस स्कूल से भागने का इरादा बदल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरिफ रोवन के बारे में जानने के लिए वेडनेसडे से कुछ पूछताछ करने के लिए आता है, क्योंकि जब रोवन फंक्शन से गायब हुआ था तो सिर्फ वेडनेसडे ही वहाँ पर मौजूद थी और साथ ही साथ रोवन की लाश उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। जिसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि एक अजीब से राक्षस ने उसे मारा था और वो शेरिफ को इस बात पर विश्वास कराने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी वहाँ रोवन आ जाता है
जिसे देखकर वेडनेसडे भी हैरान हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे रोवन के बारे में और पता लगाने के लिए वो थिंग को रोवन का पीछा करने के लिए कहती है और थिंग रोवन का पीछा करना शुरू कर देता है। उधर स्कूल में रोवन के बारे में और जानने के लिए वो जेवियर के पास जाती है, क्योंकि रोवन जेवियर का रूममेट था, पर जेवियर को रोवन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। इसके बाद वो वेडनेसडे को टायलर से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि शायद जेवियर वेडनेसडे को पसंद करता था। दूसरी तरफ थिंग जब रोवन का पीछा कर रहा था, तब हमें पता चलता है कि रोवन के पास भेस बदलने की शक्तियां हैं, जिनकी मदद से वो किसी का भी भेस ले सकता था। और इसी शक्ति की मदद से रोवन थिंग्स को चकमा देकर स्कूल से गायब हो जाता है। जिसके बाद थिंग तुरंत जाकर इस चीज की जानकारी वेडनेसडे को देता है, जिसके बाद वेडनेसडे की रुचि इस केस में और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये केस और भी उलझ गया था। लेकिन वेडनेसडे भी इस केस के तह तक जाना चाहती थी। इसी वजह से वेडनेसडे उसी जंगल में वापस जाती है जिन रोवन ने उस पर हमला किया था। लेकिन इस बार टायलर भी उसके साथ वहां गया था। जिसके बाद वेडनेसडे टायलर को उसी जगह पर हुई एक एक घटना के बारे में बताती है। इसी बीच वेडनेसडे को वहां रोवन का चश्मा मिलता है, जिसको छूते ही अपनी शक्तियों की वजह से वेडनेसडे को एक विजन दिखाई देता है, जहां वो देखती है कि रोवन स्कूल की लाइब्रेरी से एक बुक ले रहा था। इसलिए वो उस बुक को ढूंढने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसे वो किताब नहीं मिलती। अब क्योंकि रोवन जेवियर का रूममेट हुआ करता था, इसलिए वेडनेसडे चुपके से जेवियर के रूम में जाती है। लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद वहां भी उसे किताब नहीं मिलती। तभी बियांका जेवियर के रूम में आ जाती है, और बियांका असल में उस स्कूल में वेडनेसडे की सबसे बड़ी दुश्मन थी। खैर जेवियर के कमरे में आकर बियांका उसे बताती है कि कल आने वाले बोटिंग कंपटीशन में वो ही जीतेगी, क्योंकि उसे अपने कॉम्पिटिटर यानी इनिट के एक साथी को चोटिल कर दिया है, ताकि वो कल के कंपटीशन में हिस्सा ना ले पाए। इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर वेडनेसडे ये सब जाकर इनिट को बताती है, जिसके बाद इनिट काफी दुखी हो जाती है। लेकिन अपने रूममेट की मदद के लिए वेडनेसडे उसके साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। खैर अब कंपटीशन वाला दिन आता है, जहां हम देखते हैं कि सभी बोट रेसिंग के लिए तैयार खड़ी हैं, और जैसे ही वो रेस स्टार्ट होती है, तभी वहां बियांका का एक दोस्त आ जाता है और बाकी सभी नावों को डुबोने लगता है। पर वेडनेसडे उसकी चाल समझ जाती है और उसे एक जाल में फंसा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे को फिर से एक विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है, और इस बार वो अपने विजन में एक लड़की को देखती है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, जो उसे बताती है कि वही हर चीज की अकेली वजह है। तभी वेडनेसडे उस विजन से बाहर आती है और होश में आकर फिर से उस रेस में लग जाती है, और अपनी मेहनत और थोड़ी थिंग की मदद की बदौलत वेडनेसडे बियांका को हराकर उस रेस को जीत जाती है। इस सब के बाद वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है, जहां वो अपने आखिरी विजन को लेकर अभी भी काफी कंफ्यूज थी। और साथ ही अब वेडनेसडे को ये भी पता चल गया था कि नेवरमोर कोई आम स्कूल नहीं है, बल्कि उसके स्कूल में कई राज छुपे हुए हैं। इसके बाद वेडनेसडे स्कूल में रखी एक मूर्ति के सामने पहुंचती है, जिसके हाथ में एक किताब थी और उसमें कुछ पहेली लिखी हुई थी। और जैसे ही वेडनेसडे उस पहेली को सॉल्व करती है, तभी उस मूर्ति के पीछे का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर जाकर वेडनेसडे देखती है कि वहां एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने अपने विजन में देखी थी। तभी वहां उसे रोवन की वो किताब भी मिल जाती है, और जैसे ही वो उस किताब को लेकर बाहर जाती है, तभी उसे कोई पीछे से पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन लोगों ने वेडनेसडे को पकड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि बियांका और उसके साथी ही थे। जिसके बाद वो सभी उससे पूछते हैं कि वो वहां तक कैसे पहुंची, और वेडनेसडे उन्हें उस मूर्ति और पहेली की सारी कहानी बताती है। जिसके बाद वो सभी लोग वेडनेसडे को उनके साथ मिल जाने का ऑफर देते हैं, और वेडनेसडे उनका ऑफर ठुकरा कर वहां से चली जाती है। इसके बाद रात को वेडनेसडे उस किताब में बने जादूगर और एक लड़की की तस्वीर देखती है, जो लड़की बिल्कुल वेडनेसडे की तरह ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद अगले दिन वेडनेसडे जेवियर को जाकर वो तस्वीर दिखाती है, जहां जेवियर उसे बताता है कि उस तस्वीर में जो जादूगर उसे दिख रहा है वो क्रैकस्टोन है, जो कि नेवरमोर स्कूल के सबसे शुरुआती लोगों में एक था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे के स्कूल में एक समारोह किया जा रहा था, जहां सभी बच्चों को शहर में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। और इसी वजह से वेडनेसडे स्कूल के पास बने पिलग्रिम वर्ल्ड में जाती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि क्रैकस्टोन ने सबसे पहले नेवरमोर शहर इस बस्ती को बसाया था।
जिसके बाद वेडनेसडे चुपके से उस पिलग्रिम वर्ल्ड की मीटिंग हाउस में घुस जाती है, जहां क्रैकस्टोन और साथ ही साथ उसे वो लड़की भी दिखाई देती है जो कि उसके विजन में आई थी। तभी वहां पर एक मिस्ट्रेस आ जाती है और वेडनेसडे उससे असली क्रैकस्टोन की मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। जिसके बाद टाइलर की मदद से वेडनेसडे पुराने मीटिंग हाउस का पता लगाती है और कुछ ही समय बाद वो वहां पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि ये जगह अब पूरी तरह खंडर बन चुकी थी। तभी वहां पहुंचकर वेडनेसडे को एक फिर से विजन आता है, जहां हम देखते हैं कि वो अपने आप सन 1600 में पहुंच चुकी है, जहां क्रैकस्टोन के भड़काने पर सभी गांव वाले एक लड़की को जला रहे थे जिसका नाम गुडी एडम्स था। इसके बाद गुडी के पूरे परिवार को एक घर में बंद करके क्रैकस्टोन के कहने पर जला दिया जाता है, लेकिन अपने घर वालों की मदद से गुडी वहां से किसी तरह बच निकलती है और वो वेडनेसडे से कहती है कि वो सबको मार डालेगा। और तब हमें पता चलता है कि आखिर गुडी एडम्स वेडनेसडे की पूर्वज है। क्रैकस्टोन ने गुडी और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि उसे लगता था कि गुडी काला जादू करने वाली एक चुड़ैल है, जबकि ऐसा असलियत में नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने विजन से बाहर आती है, जिसके बाद उसे वो राक्षस फिर से दिखाई देता है और वेडनेसडे उसका पीछा करने लगती है, पर उसके पैरों के निशान धीरे धीरे इंसान के पैरों के निशान में तब्दील हो जाते हैं और तभी वहां जेवियर आ जाता है और जिसके बाद वेडनेसडे उसे अपने विजन और उस राक्षस के बारे में बताती है और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि उसे लग रहा है कि नेवरमोर में कोई बुरी घटना होने वाली है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि नेवरमोर में सभी लोग क्रैकस्टोन को सम्मान देने के लिए शहर में एक छोटा सा फंक्शन करते हैं, क्योंकि वो सारा शहर क्रैकस्टोन को अपना हीरो मानता था। लेकिन वेडनेसडे उसकी असलियत जानती थी, इसलिए उसने थिंग से कहकर क्रैकस्टोन की मूर्ति को आग से जला दिया। उधर पुराने मीटिंग हाउस के खंडर के पास एक भिखारी अपने चोरी किए हुए कैमरे को चलाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां वही राक्षस आ जाता है, जिसके बाद वो बड़ी बर्बरता के साथ उसे मार देता है। लेकिन इसी बीच गलती से वो कैमरा इस घटना की काफी सारी फोटोज खींच लेता है। इस घटना के थोड़े समय बाद वहां शेरिफ अपनी टीम के साथ पहुंचता है, जिसके बाद शेरिफ के हाथ वो कैमरा लग जाता है और उसे उस राक्षस की बहुत सारी फोटोज मिल जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस घटना के कुछ समय बाद थिंग और वेडनेसडे दोनों एक मुर्दा घर में जाते हैं, जहां उस पोस्टमार्टम के लिए उस भिखारी की लाश को रखा गया था। इसके बाद वेडनेसडे वहां उस लाश की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहां शेरिफ और उस मुर्दा घर का डॉक्टर आ जाता है, जिसके बाद वेडनेसडे और थिंग छुप छुपाकर वहां से भाग जाते हैं। खैर, अब कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने रूम में पहुंचती है, जहां वो उस इनेट को बताती है कि उस क्रिएचर ने जिस किसी को भी मारा है उसने उसका कोई ना कोई हिस्सा जरूर खाया है। इसके बाद अगले दिन वेडनेसडे स्कूल में अपनी क्लास ले रही थी, तभी वो जेवियर की गर्दन पर कुछ निशान देखती है और वेडनेसडे को उस पर शक होने लगता है और इसी बात का पता लगाने के लिए वो जेवियर की कॉटेज जाती है, जहां जेवियर अक्सर आकर अपनी पेंटिंग बनाया करता था। तभी वेडनेसडे की नजर जेवियर की पेंटिंग पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि जेवियर ने उस राक्षस की काफी सारी तस्वीरें बनाई थी। इसके बाद वेडनेसडे उनमें से एक पेंटिंग को ले जाकर सीधा शेरिफ को दिखाती है, जहां शेरिफ उसे बताता है कि जेवियर को दोषी साबित करने के लिए उसे और सबूत लाने होंगे। जिसके बाद वेडनेसडे जेवियर के खिलाफ और सबूत जुटाने लग जाती है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अब नेवरमोर स्कूल में प्रॉम फंक्शन होने वाला था, जहां हर कोई अपने पार्टनर के साथ आने वाला था, पर वेडनेसडे को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो इनेट की जोर डालने पर वहां चलने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट यूजिन के साथ फिर से उस जंगल में जाती है, जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। जिसके बाद वेडनेसडे उस गुफा के अंदर जाकर छानबीन करने की कोशिश करती है और वहां उसे काफी सारी हड्डियां मिलती है। साथ उसे वहां उस राक्षस का एक दांत भी मिलता है, जिसे ले जाकर वो सीधा शेरिफ को देती है, ताकि शेरिफ ये पता लगा सके कि उस दांत का और जेवियर का डीएनए कहीं एक ही तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये साबित हो जाता है कि जेवियर ही वो राक्षस है। इसके बाद वेडनेसडे फिर से जाकर जेवियर से मिलते हैं और उससे उन पेंटिंग्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेवियर उसे बताता है कि वो राक्षस हर रात उसके सपनों में आता है और इसी वजह से जब भी वो पेंटिंग बनाने बैठता है तो उससे उस राक्षस की पेंटिंग अपने आप बन जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे उसे उसकी गर्दन पर लगे निशान के बारे में पूछती है, तो जेवियर उसे बताता है कि वो अपने सपनों में उस राक्षस से लड़ रहा था और इसीलिए उसके खुद के हाथों से ही
वो निशान लग गए। खैर, अब इसके कुछ दिनों बाद प्रॉम पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ वेडनेसडे टाइलर के साथ उस पार्टी में जाती है, जहाँ टाइलर को वेडनेसडे के साथ देखकर जेवियर को काफी जलन होने लगती है, क्योंकि जेवियर भी वेडनेसडे को पसंद करता था। इसके बाद वहाँ सभी डांस करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ कुछ बदमाश लड़के आकर पार्टी में डांस कर रहे सभी लोगों पर लाल पेंट फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेडनेसडे का दोस्त यूजीन अकेले ही उस जंगल में फिर से जाता है। तभी वहाँ उसे उस गुफा के आसपास एक आदमी दिखाई देता है, जो कि यूजीन की आंखों के सामने उस गुफा में आग लगा देता है। लेकिन इसी बीच वो आदमी यूजीन को देख लेता है, जिसके बाद वो यूजीन का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर वेडनेसडे को फिर से एक विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि यूजीन की जान खतरे में है। जिसके बाद वो यूजीन को बचाने के लिए तेजी से जंगल की तरफ भागती है, लेकिन तब तक वो राक्षस यूजीन को घायल करके वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ अचानक से वेडनेसडे की टीचर थॉर्नहिल आ जाती है और यूजीन को उस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब से शेरिफ ने वेडनेसडे के पिता को एक कातिल कहा था, तब से ही वेडनेसडे अपने पिता के ऊपर लगे इल्जामों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है कि उस दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग डे था, जहाँ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के लिए स्कूल आए हुए थे। जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मीटिंग में आए सभी लोगों को बताती है कि यूजीन की हालत पहले से तो ठीक है, लेकिन वो अभी भी कोमा में ही है। इसके बाद वेडनेसडे अपने परिवार से मिलने जाती है, जिसके कुछ समय बाद प्रिंसिपल पूरी एडम्स फैमिली को ये सलाह देती है कि क्यों ना वो सभी मिलकर एक थेरेपी सेशन अटेंड करें। इसके बाद पूरी फैमिली एक किनबोट नाम की थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जहाँ पर किनबोट के सामने ही वेडनेसडे का अपनी माँ से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर उसके पिता पर एक कत्ल का इल्जाम क्यों लगा है। पर जब वेडनेसडे की माँ से कुछ नहीं बताती तो वेडनेसडे वहाँ से चली जाती है। तभी खबर आती है कि वेडनेसडे जिस मुर्दा घर में गई थी, वहाँ के इंस्पेक्टिंग डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है और अपने सुसाइड नोट पर उसने लिखा है कि वो गैरेट गेट्स के लिए शर्मिंदा है, क्योंकि उसने उस केस के लिए झूठी रिपोर्ट बनाई थी। और ये गैरेट गेट्स वही इंसान था जिसके कत्ल का आरोप वेडनेसडे के पिता पर लगा हुआ था। और इसके कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि शेरिफ वेडनेसडे के पिता को उठाकर सीधा जेल में डाल देता है। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ अपने पिता से मिलने आती है, जिसके बाद वो उनसे उस केस की सारी सच्चाई पूछती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि कई सालों पहले वो और उसकी माँ दोनों ही नेवरमोर स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ गैरेट गेट्स नाम का लड़का वेडनेसडे की माँ से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन अपने प्यार को गोम्स यानी वेडनेसडे के पिता के साथ देखकर वो पागल हो गया था और इसी वजह से वो एक दिन उसे मारने आता है, जिसके बचाव में वो गलती से गोम्स गेट्स को मार देता है। इसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि उसके पिता को एक साजिश में फंसाया जा रहा है, जिसके बाद शेरिफ उससे इस बात का सबूत मांगता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि जिस सैंपल का डीएनए उसने निकालने को कहा था वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसका सीधा मतलब ये था कि जेवियर वो राक्षस नहीं है। खैर, कुछ समय बाद वेडनेसडे अपनी माँ से मिलने जाती है ताकि वो सच्चाई जान सके, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि नेवरमोर एक स्कूल नहीं बल्कि एक ग्रुप था जिसे उसके पिता के पूर्वजों ने स्टार्ट किया था। और तो और वो उसे ये भी बताती है कि असल में उस रात गैरेट गेट्स उसके पिता की जान के पीछे पड़ा हुआ था, इसलिए उसे बचाने के लिए वेडनेसडे की माँ ने तलवार उठा ली थी और जैसे ही गेट्स उसकी तरफ बढ़ने लगा वो तलवार उसके अंदर घुस गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पर उसकी माँ को बचाने के लिए उसके पिता ने वो इल्जाम अपने सर ले लिया। अब उनकी कहानी से ये लग रहा था कि गेट्स ने शायद अपना दिमागी संतुलन खो दिया था और इसी बात का पता लगाने के लिए वेडनेसडे गेट्स की कमर खोदकर उसकी एक उंगली निकाल लेती है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सबूत की छेड़छाड़ के जुर्म में वो उन दोनों को जेल में डाल देती है। तब वहाँ वेडनेसडे को उस उंगली को छूते ही एक विजन आता है, जहाँ वो देखती है कि असल में उस रात को गेट्स सिर्फ उसके पिता को ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को मारने आया था और उसके लिए गेट्स के पिता ने उसे जहर दिया था। पर जब गेट्स की और वेडनेसडे के पिता की लड़ाई होने लगी थी, तब वो जहर की बोतल टूट गई और वो जहर गेट्स के शरीर में फैल गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब इसके थोड़ी देर बाद जब पुलिस उन दोनों को छोड़ती है तो वो दोनों सीधा मेयर के पास जाते हैं और उसे गेट्स की मौत का सच छुपाने का दोषी बताते हैं। तब वो मेयर उन्हें बताता है कि गेट्स के पिता को लगता था कि उसकी जमीन नेवरमोर स्कूल वालों ने चुराई है
और इसीलिए उसने नकली रिपोर्ट बनवाई ताकि शहर में शांति बनी रहे। और इसके बाद वेडनेसडे के पिता को रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ को अपने विजन से आने की शक्तियों के बारे में बताती है और उसकी माँ उसे गुडी एडम से उसे सावधान रहने के लिए कहती है। इसके बाद स्कूल में आए सभी पेरेंट्स वापस जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वेडनेसडे की माँ उसे एक फाइल देती है और उस फाइल को पढ़कर उसे समझ आता है कि नेवरमोर स्कूल के प्रिंसिपल के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो किसी का भी भेस ले सकती है। और रोवन की मौत के बाद जो रोवन उसे दिखाई दिया, असल में वो रोवन नहीं बल्कि उसकी प्रिंसिपल ही थी, जो कि स्कूल की इज्जत शहर में बचाने के लिए ऐसा कर रही थी ताकि सबको ऐसा लगे कि जैसे हादसा हुआ ही ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने चारों ओर मोमबत्ती जलाकर बैठी थी और वो अपनी तांत्रिक शक्तियों से वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसमें कोई क्रैकस्टोन के तहखाने के पास मिलने को बुलाता है, जो कि जंगल में था और पुराना होने के कारण अब एक खंडर बन चुका था। जिसके बाद वेडनेसडे और इनिट दोनों साथ वहां जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि असल में स्कूल के कुछ बच्चे मिलकर वेडनेसडे को उसके बर्थडे का सरप्राइज देना चाह रहे थे। तभी उस तहखाने के एक पत्थर को छूते ही वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें गुडी उसे एक बंगले को ढूंढने को कहती है, जो कि उसी जंगल में ही था। इसके बाद अपने रूम पर वापस आकर वेडनेसडे उस बंगले की एक तस्वीर बनाती है और वो उस तस्वीर को टायलर को दिखाती है, पर उसे उस बंगले के बारे में कुछ नहीं पता था। जिसके बाद वो जेवियर के पास जाती है और उसे भी वो तस्वीर दिखाती है और वहां जेवियर ने बिल्कुल उस बंगले जैसी ही एक पेंटिंग बनाई हुई थी, क्योंकि वो बंगला भी उसके सपने में आया हुआ था और वो उसकी लोकेशन के बारे में जानता था। जिसके बाद वेडनेसडे उस लोकेशन पर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि असल में वो गेट्स फैमिली का घर था, जो कि अब एक खंडर बन चुका था। तभी वेडनेसडे वहां उस शहर के मेयर को देखती है, जिसके बाद वेडनेसडे को उस पर शक होता है। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उस मेयर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो काफी घायल हो जाता है। खैर, इसके अगले दिन फिर से वेडनेसडे टायलर और इनिट को लेकर उसी बंगले पर जाती है और अंदर हम देखते हैं कि वो घर भले ही बाहर से एक खंडर की तरह था, लेकिन अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वहां कोई अभी भी रह रहा था। तभी वहां वो राक्षस फिर से आ जाता है और वेडनेसडे और इनिट पर एकदम से हमला कर देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इसी बीच टायलर उस घर से एकदम से कहीं गायब हो गया था। उधर उस राक्षस से बचते बचते वो दोनों उस बंगले के बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि आज तक उस राक्षस ने जिस भी इंसान को मारा था, उनके शरीर का कोई ना कोई हिस्सा उस बेसमेंट में मौजूद था। लेकिन तभी वेडनेसडे और इनिट किसी तरह उस राक्षस से बचते हुए उस घर से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें टायलर दिखाई देता है, जो कि थोड़ा घायल हो चुका था। तभी वहां एकदम से जेवियर भी आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग टायलर के घर जाते हैं और जब टायलर के पिता यानी शेरिफ अपने बेटे की हालत देखता है तो उसे वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को सबूत दिखाने के लिए फिर से उसी बंगले में लेकर जाती है, क्योंकि वो शेरिफ को वो दिखाना चाहती थी जो उसने खुद वहां देखा था। लेकिन वहां पहुंचकर वेडनेसडे देखती है कि वहां से सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे कि वहां कभी कुछ था ही नहीं। जिसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को समझाने की कोशिश करती है कि हो ना हो उनके आने से पहले ही किसी ने वो सारे सबूत वहां से गायब कर दिए हैं। लेकिन शेरिफ वेडनेसडे की एक भी बात पर यकीन करने से मना कर देता है और साथ ही टायलर को वेडनेसडे से दूर रहने को कहता है। अब जब इन सारी बातों का पता नेवरमोर स्कूल की प्रिंसिपल को चलता है तो वो वेडनेसडे पर बहुत गुस्सा होती है और साथ ही वेडनेसडे को आखिरी वार्निंग देती है, क्योंकि इसके बाद वो वेडनेसडे को स्कूल से निकाल देने वाली थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद जब वेडनेसडे अपने रूम में वापस आती है तो इनिट उससे गुस्सा होकर रूम छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वेडनेसडे बहुत ही मतलबी है। इसके बाद खबर आती है कि मेयर का देहांत हो जाता है, जिसके बाद वेडनेसडे मेयर के अंतिम संस्कार पर जाती है, जहां नेवरमोर शहर के सभी लोग आए हुए थे। तभी वहां वेडनेसडे को छिपा हुआ आदमी दिखता है और वेडनेसडे उसका पीछा करती है और तब हमें पता चलता है कि वो तो असल में वेडनेसडे के अंकल फेस्टर थे और असल में अंकल फेस्टर को उस मॉन्स्टर के बारे में पता था और वो वेडनेसडे को बताते हैं कि उसका नाम हाइड है और वो राक्षस अंदर से एक इंसान से होते हुए भी उस राक्षस में बदल जाता है। इसके बाद रात को वेडनेसडे फिर से स्कूल की उस लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसे जेवियर मिलता है, जिसके बाद फिर से वेडनेसडे उस पर वो राक्षस होने का इल्जाम लगाती है। लेकिन जेवियर वेडनेसडे से बिना बहस किए वहां से चला जाता है। इसके बाद वेडनेसडे को उस लाइब्रेरी में एक किताब मिलती है जिसमें उस राक्षस के बारे में जानकारी दी हुई थी, जिससे वेडनेसडे को ये पता चलता है कि असल में वो राक्षस
अपने मास्टर के कहने पर लोगों को मार रहा था। और ये मास्टर वो इंसान है जो उस राक्षस को कंट्रोल कर रहा था, और ये मास्टर कोई भी हो सकता था। अगले दिन वेडनेसडे जेवियर को किनबोट यानी उस थेरेपिस्ट के साथ जाते हुए देखती है, जिसके बाद वेडनेसडे को शक होता है कि कहीं वो मास्टर किनबोट ही तो नहीं, क्योंकि वेडनेसडे ये मान चुकी थी हो ना हो जेवियर ही वो राक्षस है। खैर, इसके बाद वेडनेसडे अपने अंकल के साथ टायलर की शॉप पर जाती है, जहां वो उसे हाइड के बारे में बताती है। और तभी हमें पता चलता है कि टायलर के डैड वेडनेसडे के अंकल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो असलियत में एक चोर थे। तभी जब वेडनेसडे रात को वापस अपने रूम पर आती है, तब वो देखती है कि उसकी हाइड वाली किताब वहां से गायब है, और साथ ही थिंक को भी किसी ने चाकू मार दिया है, जिसको देखकर वेडनेसडे काफी घबरा जाती है और थिंक को लेकर सीधा अंकल के पास जाती है, जो उसका इलाज करके किसी तरह उसे जिंदा कर देते हैं। जिसके बाद वेडनेसडे उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाती है जिसने थिंक को चोट पहुंचाई थी, और साथ ही साथ वो अपने अंकल को वहां से जाने के लिए भी कह देती है, क्योंकि शेरिफ उन्हें वहां पर ढूंढने में लगे हुए थे। इसके बाद वेडनेसडे अपने साथ हुई इस सारी घटना की बात जाकर प्रिंसिपल को बताती है, जहां उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल को पहले से ही उस राक्षस के बारे में मालूम था, लेकिन अपने स्कूल की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कभी भी ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद वेडनेसडे फिर से किनबोट पर शक करने लगती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि वो राक्षस किनबोट का भी शिकार कर चुका था, और इसलिए अब वेडनेसडे का सारा शक सीधा जेवियर पर जाता है। और वेडनेसडे फिर से जेवियर के कॉटेज पर जाती है, जहां उसे सभी मरे हुए लोगों की चीजें मिलती हैं, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है। और तभी पुलिस आकर वहां जेवियर को अरेस्ट कर लेती है। अपने रूम पर पहुंचने के बाद वेडनेसडे देखती है कि इनिड दोबारा से उसके रूम में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि वेडनेसडे के खिलाफ जो उसका गुस्सा था वो शांत हो चुका था। इसके कुछ समय बाद वेडनेसडे टायलर से मिलने जाती है, और जैसे ही वो टायलर को छूती है, तभी उसे एक और विजन आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि टायलर ही वो मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो तुरंत वहां से भाग जाती है। अब क्योंकि वेडनेसडे को टायलर की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए वो ये बात सभी को बताना चाहती थी। इसीलिए वो टायलर को एक जगह पर लेकर आती है। तभी वहाँ वेडनेसडे के दोस्त आ जाते हैं, जो कि टायलर को कुर्सी से बांध देते हैं, और वो टायलर को मार मार कर उससे सच उगलवाना चाहते हैं। पर तभी वहाँ टायलर के पिता आ जाते हैं, जिसके बाद वो वेडनेसडे को हिरासत में ले लेता है। पर वेडनेसडे उन्हें बताती है कि जेवियर असली कातिल नहीं है, बल्कि टायलर ही असली राक्षस है, जिसने इतने लोगों को अपना शिकार बनाया है। और जैसे ही वेडनेसडे की इस हरकत का पता उसकी प्रिंसिपल को चलता है, तो वो वेडनेसडे को नेवरमोर स्कूल से निकाल देती है, क्योंकि उनके मुताबिक वेडनेसडे ने सारी हदें पार कर दी थी। जिसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में जाकर अपने सामान को पैक करने लगती है, और स्कूल से जाने से पहले वो अपने दोस्त यूजिन से मिलने जाती है, जो कि अब कोमा से बाहर आ चुका था। यूजिन से मिलने पर वो वेडनेसडे को बताता है कि जिसने भी उस दिन उस गुफा के पास आग लगाई, उसने लाल जूते पहने थे। और वेडनेसडे समझ जाती है कि वो हो ना हो उसकी टीचर थॉर्नहिल ही थी, क्योंकि वही अकेली थी जो पूरे स्कूल में लाल जूते डालती थी। जिसके बाद वो थॉर्नहिल के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका असली नाम थॉर्नहिल नहीं बल्कि लॉरेल गेट्स था, और वो गैरेट गेट्स की छोटी बहन थी। और असल बात तो ये थी कि लॉरेल और उसका परिवार नेवरमोर स्कूल के सभी बच्चों से नफरत करते थे, इसीलिए वो उन सभी बच्चों को मारना चाहती थी। तभी वहां टायलर आ जाता है, जिसके बाद थॉर्नहिल टायलर से वेडनेसडे को मारने के लिए कहती है। पर वो असली टायलर नहीं होता, बल्कि वो तो नेवरमोर स्कूल की प्रिंसिपल थी, जो कि टायलर का भेस लेकर वहां थॉर्नहिल की सच्चाई जानने के लिए आई थी। इसके बाद थॉर्नहिल धोखे से प्रिंसिपल के गले में जहर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वही प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। इसके बाद थॉर्नहिल वेडनेसडे को बेहोश करके उसे क्रैकस्टोन के पुराने तहखाने में लेकर जाती है, और उधर ये सब होता हुआ थिंक देख लेता है, और ये सब जाकर इनिट को बताता है। उधर तहखाने में थॉर्नहिल वेडनेसडे को बताती है असल में क्रैकस्टोन उसका पूर्वज है, और उसी को जिंदा करके वो नेवरमोर के सभी बच्चों का खात्मा करेगी। लेकिन उसके मुताबिक जब गुडी ने क्रैकस्टोन को मारा, तब उसने एक मंत्र से ताला लगा दिया था, और उस ताले को गुडी का एक वंशज ही खोल सकता था, ताकि उसे जिंदा किया जा सके। जिसके बाद वो वेडनेसडे के हाथ पर एक कट लगाती है, और उसका खून क्रैकस्टोन की कब्र पर डालती है, और उसके तुरंत बाद क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है, और वो वेडनेसडे को चाकू मार देता है। और फिर वो नेवरमोर स्कूल की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि वो उस स्कूल के सभी बच्चों को मारना चाहता था। उधर तहखाने में वहाँ गुडी एडम्स आती है, और वो वेडनेसडे की बॉडी में अपनी शक्तियां डालकर उसके सभी घावों को ठीक कर देती है,
जिसके बाद वेडनेसडे भी स्कूल की तरफ जाने लगती है, पर तभी रास्ते में उसे टाइलर मिलता है, जो कि उसकी आंखों के सामने उस राक्षस में तब्दील हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ इनिड आती है, जो कि अपनी शक्तियों की वजह से खुद को एक बड़े से भेड़िए में बदल लेती है। जिसके बाद उस राक्षस और इनिड दोनों में एक भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसी बीच वेडनेसडे स्कूल के लिए निकल जाती है। उधर जब स्कूल में क्रैकस्टोन की आने की खबर पहुंचती है तो पूरा स्कूल खाली कर दिया जाता है, और तभी उससे लड़ने के लिए वेडनेसडे भी वहां आ जाती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद वेडनेसडे एक तलवार का टुकड़ा लेकर उस क्रैकस्टोन के दिल के आर पार कर देती है, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। तभी वहां थॉर्नहिल अपनी बंदूक लेकर आती है और वो वेडनेसडे को मारने ही वाली होती है कि तभी यूजिन उस पर अपनी पालतू मधुमक्खियों की मदद से हमला कर देता है। जिसके बाद थॉर्नहिल का भी खेल खत्म हो जाता है और उधर इनिड भी उस राक्षस को हरा देती है। अब जब आखिर में सब कुछ सही हो चुका था, तभी कुछ दिनों बाद वेडनेसडे को अपने फोन पर एक मैसेज आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी कोई और मौजूद था जो कि उसकी निगरानी रख रहा था, और दूसरी तरफ टाइलर भी पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता है। तो ये थी वेडनेसडे सीरीज की सारी कहानी।